कर दिया, कैन बी कैलकुलेटेड बाय बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, अपन बॉर्न-हेबर साइकिल से बता। अब जो बॉर्न-हेबर साइकिल होता है ना, तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। बॉर्न-हेबर साइकिल अपन किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl बना, NaCl के फॉर्मेशन के लिए अपन सोडियम लेंगे सॉलिड स्टेट में, क्लोरीन लेंगे गैसियस स्टेट में, और फिर अपन NaCl बना, अपन NaCl बना। तो हम क्या करेंगे, we'll write that, ऐसे NaCl बना लिया, तो अब ये सॉलिड स्टेट बना। अब इसमें एनर्जी इवॉल्व होगा, तो अपन सपोज करते हैं x किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होगा पर मोल। तो अपन इसमें डेल्टा एच लिख सकते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी इवॉल्व हुआ, तो अपन लिखेंगे -6 किलो जूल पर मोल, वो एनर्जी होगा। पता है अपन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अब इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है ना, पहले अपन क्या करेंगे, सोडियम को ऐसे डायरेक्टली नहीं होता, इन दोनों को रिएक्ट करो हो गया, उसमें बहुत सारे एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। पहले अपन को सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होता है, फिर गैसियस सोडियम को अपन को आयनाइज करना होता है, गैसियस आयन में कन्वर्ट करना होता है ना। तो फिर अपन इसको राइट को बैलेंसिंग करने की सोच रहा था, लेकिन अपन को 1 मोल ही लेना है, तो अपन इसको भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। पहले एटम को गैसियस स्टेट में लेके आओ, फिर एटम को आयंस के फॉर्म में, फिर इन आयंस को दोनों को कंबाइन करो और फिर ये करो। तो अब अपन को एक बात अच्छे से पता है, जब अपन किसी सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं, और जब अपन किसी गैसियस एटम को गैसियस आयन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यस। जब अपन किसी, इसमें तो Cl बॉन्ड को ब्रेक किया होगा आपने, एक मोल से एक एटम बनाया ना, तो बॉन्ड ब्रेक किया होगा, तो इधर आपने बॉन्ड एनर्जी यूज किया होगा, और फिर आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूज किया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। यस, एनर्जी रिलीज हुआ सही इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे। ठीक है, सो व्हेन टू गैसेस आयन रिएक्ट ना, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो जब दो गैसेस आयन कंबाइन करते हैं ना टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो उसको अपन कहते हैं लैटिस एनर्जी। जब दो गैसेस आयन कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ गैसियस आयन कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ना, तो जो एनर्जी लिबरेट होता है उसे अपन कहते हैं लैटिस एनर्जी। इधर अपन बोल देते हैं ये बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट जरा बताएंगे। भाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड ना, अपन को Cl बनाना है, Cl हाँ सर। तो एनर्जी देनी पड़ेगी, 2 मोल Cl बन जाएगा, हमें तो 1 ही मोल चाहिए, तो आधा मोल ले लो, तो 1 मोल बन जाएगा Cl। मैंने वो कर दिया। अभी आप रुक जाओ, मतलब आप टेंशन बिल्कुल ना लो, समझते रहो, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ होगा अभी, तो इसमें अपन को बहुत टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये डेल्टा H1 ले लेते हैं इसको, वैसे डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन है, ये डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, ये डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा, और ये डेल्टा H5 लैटिस एनर्जी हो जाएगी। अब ये सारा एनर्जी को अगर अपन सम करेंगे तो ये डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। इसको अपन फॉर्मेशन को F लिख देते हैं, ये एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन थी ये, तो अपन इसको डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लेते हैं कि भाई अपन ने ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट किया। तो जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन होता है, जो अपन ने डायरेक्टली ऐसे लिख लिया, ये एनर्जी जो थी वो इन सब का सम था जो अपन ने यहाँ पर लिखा, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी
उसमें अपन ने आयनाइजेशन एनर्जी भी यूज की, उसमें अपन ने डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एनर्जी भी यूज की, उसमें अपन ने डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी यूज किया, और अपन ने डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी भी यूज किया। ये बहुत सारे, ये डेल्टा H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, इन सबका सम जो है वो E आएगा। अपन को पता है किसी भी सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी यूज होगा। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन को हटाओगे वैलेंस शेल से तो आपको फिर भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर किसी बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। यहाँ Cl है तो एक्सोथर्मिक है। अगर ऑक्सीजन होता तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, नाइट्रोजन होता तो फर्स्ट स्टेप ही एंडोथर्मिक है। अपन ने पढ़ा हुआ है नोबल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड नाइट्रोजन, दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उनका वेरी Yes. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही एंडोथर्मिक होता है। तो अपन इसको सर, लिखेंगे। लैटिस एनर्जी भी एक्सोथर्मिक होगा सर? अब रुक जा, बस बीच बीच में बोलेगा तो गड़बड़ होगी। तो मेरे लिए सबको समझाना है, और तुझे आता है तो मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे अच्छा ही लगेगा बच्चे बोलेंगे, लेकिन मुझे और भी चीजें बोलनी होती तो क्या होगा ना, तू बोलेगा एक्सोथर्मिक में तो हाँ बोल दूंगा, हाँ हाँ तुमको समझ में आया है ना, क्योंकि मुझे अपना मतलब सारी चीजें मुझे ये सोचना होगा कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, सभी बच्चे, है ना। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे बताना पड़ेगा, तो मुझे सबके हिसाब से बताना पड़ेगा कि सारे बच्चे क्या क्या सोच रहे होंगे। मैंने उसको भी बोला था कि रुक जाओ, लेकिन उसका क्वेश्चन अपना जेन्युइन था कि उसे पूछना चाहिए था कि सर आप अभी थोड़ी बता रहे बॉन्ड एनर्जी, मुझे थोड़ी पता आप बताओगे, हो सकता है आपने यहीं से बंद कर दिया, तो इसलिए उसने उसका पूछना ठीक था। लेकिन एक्सोथर्मिक अपन को दिख रहा है और बोल भी चुका, तो अब ऐसा नहीं कि पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हो, नहीं तो तुम सोचो लो हमने तो थोड़ा सा ही बोला था, सबने लेक्चर बता दिया अपना, लेक्चर नहीं बताया मैंने। ठीक है, अब ये तो एक्सो हो गई होगा, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो इसको तो एक्सो होना ही चाहिए। ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, आपने नेगेटिव लिखा। जनरली फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है। एंडोथर्मिक बहुत कम होता है, ठीक है ना। अब वही होता है ना कि मुझे बहुत सोचना पड़ता है, एंडोथर्मिक बताओ या ना बताओ। अभी तो यही बोल दो कि एक्सोथर्मिक ही होता है फॉर्मेशन, क्योंकि 2-3 एग्जांपल होते हैं जिसमें एंडोथर्मिक होता है, तो वो कभी भी बता दें। सर एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच नेगेटिव होता है ना? हाँ, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, वही लिखा, ठीक है। तो अगर एंडोथर्मिक होगा तो मैंने नहीं बताया मतलब नहीं होता, बताया सर ने मतलब होता है, और जिसके लिए होगा तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अभी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मतलब एक तरीके से हमने चलना भी नहीं सीखा सर, आपने एक्सेप्शन बताने शुरू कर दिए, इसलिए नहीं बताया। बताऊंगा, कभी भी बता दूंगा वो तो, कि भाई ये अपन ध्यान रख लेना, पहले अच्छे से एक्सोथर्मिक हो तो जाए। चल अपन पहले ये देखते हैं कि सर ये जो एनर्जीज है, हमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आती है, इलेक्ट्रॉनोफिलिटी हमें आती है, ये जरा एक्सप्लेन कर दो। ये तीनों हमें नहीं पता, ये नए वर्ड है हमारे लिए। तो अपन पहले तो हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ऑफ फॉर्मेशन लिख लेते हैं, द एनर्जी एक्सचेंज when 1 mole of any element of any element, 1 mole of any compound, any molecule या compound एक ही बात है, is formed from its element। तो कोई भी अपने 1 मोल से एक कंपाउंड बने, उसके एलिमेंट से, उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल लिखा, अपन ने कहा भाई आयरन है, सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन है, गैस होता है, तो ये एलिमेंट्स हो गए। अब बताओ अपन कहेंगे बनाना क्या है, तो अपन कहेंगे FeO बनाना है या Fe2O3 बनाना है, बनाओ। तो आप बैलेंस सिर्फ ऐसे कर सकते हो, क्योंकि जो एनर्जी एक्सचेंज होगा
वो 1 मोल बनाने के लिए होना चाहिए, तो मुझे 3/2 मोल्स ऑक्सीजन चाहिए और 2 मोल्स इसको चाहिए। तो ये एलिमेंट्स थे, इनको कंबाइन करके 1 मोल बनाने से जो एनर्जी लिबरेट होगा उसको अपन कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें ये हो जाएगा। तो एक तो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया। अगर मैं कार्बन को रिएक्ट करता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन है ऑक्सीजन है दोनों एलिमेंट्स है, और इससे बना देता हूँ CO2, ये गैस है, ये तो सॉलिड है। ये तो अपन को पता है। आप मुझे अगर थोड़ा सा मॉइस्चर होता ना तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोल देता। रस्टेड आयरन इज Fe2O3, ब्राउन कलर का होता है रस्टेड आयरन, वो अपन को पता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि ठीक है यहाँ भी एनर्जी लिबरेट होती है, और इसको रिएक्ट करूंगा तो यहाँ भी एनर्जी लिबरेट होगा। अब जो एनर्जी लिबरेट होता है, आप X लिखो Y लिखो, में क्या फर्क पड़ता है। कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो यहाँ पर एनर्जी लिबरेट सपोज Y किलो जूल पर मोल, ये अपन को पता चला। अब ये तो गैस है, अपन को एलिमेंट्स के लिए मतलब अपन ने कहा फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द एलिमेंट्स, तो अपन को यहाँ एलिमेंट लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको सॉलिड लिखता हूं तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सर एलिमेंट तो दो नहीं है और 1 मोल बना रहे हो, तो ये आप वर्ड कैसे बोल सकते हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब उसका रीजन होता है कि फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट। अब एलिमेंट और एलिमेंटल स्टेट क्या डिफरेंट होता है। एलिमेंटल स्टेट, तो अब ये एलिमेंटल स्टेट ज्वाइन करके मैंने क्या किया कि भाई इधर तो आपने नहीं कहा था ऐसे कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इधर तो हो गया था, आपने सीधा कहा कि भाई ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है X। Y को आप बोल रहे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। If any element has allotropes, then we have to use allotrope, which is a elemental form. वो एलोट्रोप जो उसका एलिमेंटल फॉर्म होगा, और कार्बन के लिए जो एलिमेंटल फॉर्म होता है वो ग्रेफाइट होता है, डायमंड नहीं होता। मतलब अगर मुझे यहाँ डायमंड लिखूंगा तो फिर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मुझे वो एलोट्रोप चूज करना पड़ेगा जो एलिमेंटल फॉर्म होता है उसका। तो कार्बन का जो एलिमेंटल फॉर्म होता है वो डायमंड नहीं होता, ग्रेफाइट होता है। तो अगर आप सॉलिड लिखोगे तो अगर मैंने डायमंड अज्यूम किया तो फिर नहीं हो पाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। मुझे एलिमेंट तो चाहिए बट उसके एलिमेंटल स्टेट में चाहिए। तो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, आयरन के कोई एलोट्रोप नहीं होते, ऑक्सीजन के कोई एलोट्रोप्स नहीं होते। सो अपन ने कहा कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। अगर इसके एलोट्रोप्स होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चर, तो इसके एलोट्रोप होने की वजह से हमें इसमें ग्रेफाइट लिखना ही पड़ेगा। अगर अपन ग्रेफाइट लिखेंगे तो ही हम उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल पाएंगे। अगर ये डायमंड लिखूंगा तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मुझे ग्रेफाइट बताना। और भी ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एलिमेंटल फॉर्म, जैसे फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस के लिए रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, बिल्कुल, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म व्हाइट फास्फोरस। ओके सर, ठीक है ना। सल्फर भी होता है, लेकिन सल्फर में फिर रोम्बिक सल्फर होता है, वो उसका एलिमेंटल फॉर्म होता है। ये S लिखा हुआ है सल्फर, यस रोम्बिक सल्फर लिख सकते हैं। तो ये 3 पार्ट आप अभी के लिए याद रखो। और जो एलिमेंटल फॉर्म होता है जनरली वो स्टेबल फॉर्म होता है। जैसे मान लो अपन कहेंगे ना, कार्बन के 2 फॉर्म्स होता है, एलोट्रोप्स होता है, तो इसमें एलिमेंटल स्टेट इसका ग्रेफाइट है। तो थर्मोडायनेमिकली अपन चेक करेंगे ना, तो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ग्रेफाइट जो होता है वो मोर स्टेबल देन डायमंड होता है। अगर आपने ये लिख लिया तो मैं थोड़ा ग्रेफाइट और डायमंड को नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ सर, अगर जो सेकंड वाला एग्जांपल है उसमें कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में हुआ
तो जो y है उस रिएक्शन का वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल, अगर ये डायमंड होगा तो नहीं होगा। अच्छा ओके। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला हूं, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड, इज थर्मोडायनेमिकली more stable than diamond. तो अपन कहेंगे सर डायमंड वो बहुत स्टेबल होता है, बहुत हार्ड होता है। हाँ हार्ड होता है तो डेंसिटी बोलो ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा है इससे। थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल क्यों? तो ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है क्या? मैंने 1 ग्राम ग्रेफाइट लिया और मैंने 1 ग्राम डायमंड लिया और दोनों को बर्न किया, इसको भी और इसको भी। इसको मैंने बर्न करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, ये कम एनर्जी पे ही बर्न हो गया। अगर जिसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी ना बर्न करने के लिए, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, तभी मुझे इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ा बर्न करने के लिए। हमने तो एक्सपेरिमेंट से चेक किया, हमने देख के थोड़ी बताया। सर मतलब जिसे बर्न करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली, अगर मुझसे कहो कि मेरे पास एक मतलब कंपाउंड है CO2 है और एक कंपाउंड मेरे पास सपोज CO है, तो अब दोनों CO तो ऐसे नहीं करेंगे, उसमें मतलब ज्यादा इजी एग्जांपल ले लो। A और B मेरे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ये 500 डिग्री तक डिकम्पोज नहीं होता है, ये 200 पे डिकम्पोज हो जाता है, तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन? सर ये 500 पे भी डिकम्पोज नहीं हो रहा है, ज्यादा स्टेबल। 200 पे डिकम्पोज हो जाता है, ये कम स्टेबल। तो जो ज्यादा टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है वो ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल मतलब मुझे डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अभी इसको डिकम्पोज करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी तब ये बर्न हुआ, तो फिर वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल। मेरे ख्याल से अपन को याद रहेगा व्हिच इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। ठीक है सर एक डाउट है बोलो। सर, बट डायमंड हार्ड होता है तो मतलब उसे टेम्परेचर ज्यादा लगेगा ना उसे मेल्ट करने के लिए? लगेगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना। तो सर अब ना देख, मतलब इसलिए मैंने लिख दिया था कि अपन मतलब छोड़ देते हैं उसको, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं करते। डायमंड में पता क्या होता है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। डायमंड में हाँ 50 सर। बॉन्ड एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। मतलब डायमंड में 50%, इसमें बहुत ज्यादा खाली स्पेस होता है डायमंड। ग्रेफाइट में कोई बॉन्ड खाली नहीं होता, सारे के सारे बने हुए होते हैं। ग्रेफाइट सारे बॉन्ड कार्बन से बने हुए होते हैं, इसमें बहुत सारे कार्बन मिसिंग होते हैं। इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तो पढ़ाना ही है, तो नहीं ये सब इनके बॉन्ड एनर्जी को यस यूज सर। कर बहुत सारे पार्ट को यूज करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं तो काउंट करके दिखाऊंगा कि देखो आधे बॉन्ड बने नहीं होते ना, उसके लिए अपन को कैसे एनर्जी एडजस्ट करनी है वो भी बताना पड़ेगा। तो मैं तो वो बताने के लिए अभी आपका जो बेस है ना वो मैंने शुरू कर दिया धीरे धीरे बनाना। तो मैं धीरे धीरे बनाना चाहता हूँ, ये सारे पार्ट मुझे पढ़ाने हैं, स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं प्रॉपरली। डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, किस टाइप के खाली जगह होते हैं, उनके शेप क्या होते हैं वो भी पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते ही होंगे बच्चों को। लेकिन मैं हर बार आपको पता है कि जब तक टाइम नहीं आएगा ना मैं चीजों को बोलूंगा नहीं, क्या फायदा तुमको परेशान करने से। तो अपन ने तो ये Okay, सीख लिया है ना, मैं बताऊंगा वो कोई प्रॉब्लम सर नहीं है अभी। लेकिन अपन को एक बात पता है, सर ने मुझे बता रखा है डायमंड से ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन डेंसिटी ऑफ डायमंड इज मोर। अब ज्यादा डेंसिटी होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। डेंसिटी तो ओके मास सर। किसी का ज्यादा होगा तब भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल होगा ये नहीं होगा।
चलो, क्योंकि उसमें खाली जगह हो सकती है काफी कुछ, अभी तो और भी पढ़ेंगे अपन, सॉलिड स्टेट भी पढ़ना है। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि अगर किसी के एलोट्रोप्स होंगे तो मैंने एलोट्रोप लिख दिया जिस जो आपको एलिमेंटल फॉर्म होंगे। वैसे इन तीन के अलावा फोर्थ पद से कभी कुछ नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने तीनों को लिखा, वरना सिर्फ ग्रेफाइट लिखना। तो अभी से आपको पता है कि तीनों में से क्या। तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन अच्छे से पता है कि जब अपन किसी के 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाएंगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो जो एनर्जी लिबरेट होगा या एनर्जी एक्सचेंज होगा उसको अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, ये आपको पता चल गया। अब मैं सब्लिमेशन की बात करूंगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। Heat of sublimation में will write that the energy required to convert 1 mole of any substance, 1 mole of any substance, to convert 1 mole of any substance from solid state to gaseous state. When heated above its boiling point. इसको कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। एग्जांपल ले लो, मेरे पास आइस है, अपन को पता है आइस इज वाटर, इसको हीट कर देते हैं। फिर अपन एक पैन लेते हैं, गैस स्टोव पे रखते हैं और उस पैन में फिर आइस क्यूब रखते जाएंगे, तो मेल्ट नहीं होगा, सीधा वेपर्स में जाएगा। क्योंकि 100 डिग्री तो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना वाटर का। तो Yes, आपने sir. तो 100 डिग्री पे उसको पैन को लेके आ गए 100 डिग्री पे, अब उस पर आइस क्यूब रखो, सीधा वेपराइज होगा, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये भी H2O, ये भी H2O, इसलिए फिजिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इसका नेचर चेंज होना चाहिए, इट इज अ फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस ना, ऐसे स्टेट में चेंज आ रहा है बस। बिल्कुल। अब ऐसे कोई, जैसे घर में अपन ना, आपने देखा होगा, मतलब पेरेंट्स ना फिनाइल बॉल्स डाल देते हैं कपड़ों में, व्हाइट फिनाइल बॉल्स होते हैं। हाँ सर, नैप्थलीन बॉल्स। Yes, sir. बॉल जो होते हैं उनका स्मेल भी आता है। अब स्मेल क्यों आता है, वो तो सॉलिड हाँ, है, सर। सब्लिमाइज होता है ना, वो कुछ दिन बाद छोटे हो जाते हैं साइज में, हो जाते हैं यस ना, सर। क्योंकि वो सब्लिमाइज हो रहे होते हैं। तो अपन से पूछते भी हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सब्लिमाइज्ड इजीली, बेसिक और क्यों भी सब्लाइम होता है ना। हाँ, जो सब्लिमाइज होते हैं इजीली, वो सब्लाइम होते हैं, जो which of them can sublimize easily। तो अदर एग्जांपल में जो सॉलिड सब्लिमाइज होते हैं ना इजीली, बताओ। सर सर ड्राई आइस, कैम्फर, सर नैप्थलीन, ठीक है, कैम्फर, ड्राई आइस, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। अरे यार तुम लोगों को तो बहुत पता है यार, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था। सर ड्राई आइस, ठीक सर है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, काफी कुछ पता है यार तुम लोगों को तो। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था इतना सारा बताने के लिए, है ना। तो ये सब वो है जो इजीली अगर रूम में भी रख दोगे ना तो वो लिबरेट हो जाएंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, अब इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये बीपीटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये वो कंपाउंड है जो इजीली सब्लिमाइज होता है। ड्राई आइस क्या होता है, CO2, सॉलिड CO2। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखा है ना तुमने, ड्राई आइस देखा है। हाँ सर, मैंने तो देखा है। ये बॉन्ड एनर्जी की बात। हाँ, तो ड्राई आइस कहाँ देखा हो, मैंने तो लैब में देखा था, ऐसे बहुत बड़ा सा कंपाउंड होता है, ऐसे रखा था। अच्छा, तुम उसमें देखा, प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता था। अबे रुक जा, ऐसे छोड़ो ना, अपन इतना इतना मतलब थोड़ी सोचेंगे, हम तो भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपन
अब थोड़ा सा अपन को जल्दी पढ़ना है, नहीं तो अपन तो बहुत सारी पार्ट, सारा कुछ तो डेली लाइफ में होता है यार। अच्छा देख, मैरिजेस में आपने देखा होगा जब बारात वगैरह में वो क्या करते हैं, एक ना मतलब ऐसे स्प्रे करते हैं, वाइट सॉलिड टाइप स्प्रे करते हैं, और फिर वो गायब हो जाता है, अपने ऊपर गिरता भी है और वो गायब हो जाता है। ऐसा देखा कभी आपने मैरिजेस में? हाँ सर, व्हाइट कलर का एक क्रीम रहता है। हाँ, वो क्रीम ड्राई आइज है वो, जैसे वो होता है ना डिओ होता है, डिओड्रेंट होता है, वैसे उसको थोड़ा सा शेक करके अगर उस पर उसे ऐसे ऊपर जाता है, वो व्हाइट व्हाइट क्रीम टाइप होता है वो, और फिर अपने ऊपर जब गिरता है तो वहां पर कुछ भी नहीं रहता, सब वापस खत्म हो जाता है, वो पूरा हाँ, ड्राई। थोड़ी थोड़ी देर में गायब हो जाता है। हाँ, दैट इज नथिंग बट द ड्राई आइस, वो सॉलिड वही CO2 होता है, उसी को ड्राई आइस बोलते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो अपने आप सब्लिमाइज होता है, मतलब इतना ज्यादा सब्लिमाइज होता है कि मतलब वो जहां अगर अपने कपड़े पे भी गिरेगा तो वहां उस पर स्पॉट नहीं रहता, वो भी वेपराइज होता है। That is one. चलो देख, ठीक है, मैंने ड्राई आइस देखा हुआ है, बाकी चीजें मैं बताऊंगा धीरे धीरे बाहर। ये तो कपूर है, कैम्फर मतलब कपूर जो घर में जलाते हैं ना अपन। यस सर। तो कपूर को अगर घर में रखेंगे तो कभी कभी तो अभी जब वो जैसे कोरोना वगैरह था या चिकनगुनिया है, ये सब बीमारियां आती हैं, तो कभी कभी कपूर वो हाथ में भी बांध देते हैं पेरेंट्स, वो कपड़े में बांध के और हाथ में बांध देते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू से बैक्टीरिया नहीं आते, कपूर की खुशबू से। तो जलाते भी हैं कभी कभी अपन घर में कि कपूर से बैक्टीरिया नहीं आते घर में, तो रख भी देंगे तो भी समय नहीं सकता है। चलो यार, बहुत ज्यादा हो गया, बॉन्ड एनर्जी पे आते हैं, है ना। तो ये सब मतलब घर में अपने यूज होते हैं क्योंकि दे आर एंटी बैक्टीरियल्स। बॉन्ड एनर्जी की अगर अपन बात करेंगे तो ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड to break all the bonds, all the bonds in a molecule is called bond energy. ठीक है, उसको अपन पढ़ना है। एंड energy required to break single bond, energy required to break a single bond, bond is called bond dissociation energy. Bond dissociation energy. Break a single bond is called bond dissociation energy, अपन उसको BDE लिख लेते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस है क्या? हाँ बिल्कुल, चलो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास वाटर पार्क, उसमें दो बॉन्ड्स, अगर मैं एक ही बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो आई राइट लाइक दिस, मैंने एक ही बॉन्ड ब्रेक किया, एक OH बॉन्ड ब्रेक किया, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड is 119 kilojoules पर मोल, ऐसे। अब फिर मैंने इस OH बॉन्ड को वापस ब्रेक किया, तो फिर मुझे H और O मिल गए, और फिर मैंने दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया उसी मॉलिक्यूल में, तो मैंने फिर BDE लिखा, इसको BD2 कर लिया। तो सर इसको तो बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं ना। इसको बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन अभी एक ही बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो अपन को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये 101 के आसपास किलो जूल पर, तो मैं इसको लिखूंगा, इट विल बी लाइक दिस। अगर मुझे H2O के सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो इसमें 2 H बनेंगे और एक O बनेगा, सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो इसमें जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है दोनों को ब्रेक करेंगे, एवरेज एनर्जी को अपन बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, and that will be equal to BD1 plus BD2 divided by 2, and that will be equal to 110 kilojoule per.
इसका मतलब है अपन कहेंगे कि मान लो अपने पास एक मॉलिक्यूल होता है CH4, तो इसमें 4 बॉन्ड होते हैं। चारों बॉन्ड की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, इधर भी नहीं, अलग अलग होता है। इसमें 4 बॉन्ड है, अपन 4 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये BD1 होगा, BD2 होगा, BD3 होगा, BD4 होगा। इन सब के सम को करो और डिवाइड बाय 4 करो, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। लेकिन एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो फिर उस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी यूज होगा उसको अपन कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। गॉट इट ना? तो अपन कहेंगे उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इट इज सर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? हाँ, ये तो जो न्यू डाटा यूज करूंगा वो एग्जैक्ट वैल्यू डाटा। अब जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा तो 119.2 हो जाएगा या 101.3 हो जाएगा, इस टाइप से डाटा होगा। तो वो छोड़ दिया, बाकी अपन ने तो 110 के आसपास हो गया। तो अपन कहेंगे बॉन्ड एनर्जी में एनर्जी दे रखी है अपन ने, इसलिए अपन ये नहीं लिख सकते नहीं मैं तो H2 बनाऊंगा, है ना? इतनी एनर्जी देना नहीं, वो लिबरेट हो जाएगी H2 बनेगा। तो वो अलग है, बॉन्ड एनर्जी अलग होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होती है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल है तो H2 मॉलिक्यूल, अब बताओ, तो अपन कहेंगे इसमें तो एक ही बॉन्ड है। अब चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो या बॉन्ड एनर्जी बोल दो, मेरे लिए तो बराबर ही है H2 पे। मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल। यस सर। डिफरेंस तभी होगा हाँ जब सर। डायटोमिक या टेट्राटोमिक। सो दिस इज बॉन्ड एनर्जी जो अपन को पता है। बॉन्ड एनर्जी अगर अपन को गिवन है तो क्या गिवन होता है? सो वी गॉट दैट कि भाई बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। मुझे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बताना है, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बताना है, अब मुझे आपको लैटिस एनर्जी। थोड़ा जल्दी करो, जल्दी। यस सर, हो गया सर, थैंक यू। अब अपन कहेंगे लैटिस, राइट? लैटिस एनर्जी के लिए अपन कहेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड, या वैसे बाय डेफिनेशन तो अपन ने ये लिखा, द एनर्जी लिबरेटेड when 1 mole of any molecule is formed, compound भी लिख सकते हैं molecule is formed from its gaseous ions। जब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होगा गैशियस आयन से, तो जो एनर्जी लिबरेट होता है उसी को कहते हैं अपन लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी कैन आल्सो बी called as potential, है ना? क्योंकि भाई कैटाइन्स और एनाइन्स अट्रैक्ट करेंगे, एक कैटाइन होगा एक एनाइन होगा, गैसेस आयन कंबाइन करेंगे तो, और जब कैटाइन एनाइन कंबाइन करेंगे तो लिख देंगे भाई फिर तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी, लैटिस एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर ना जो कैटाइन्स और एनाइन्स है इन पे अगर चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, और इनमें जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। So lattice energy will be directly proportional to the charge on the cations and anions and inversely proportional to the radius। अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है।
इसको अपन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी तो अपन ने यही पढ़ा हुआ है, अपन को पता है। पोटेंशियल एनर्जी में तो साइन भी अपन अट्रैक्शन के लिए नेगेटिव और रिपल्शन के लिए पॉजिटिव पहले पढ़ते हैं अपन। So actually lattice energy is this, that is directly proportional to charge and inversely proportional to। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर एग्जाम, अगर मान लो मुझे ऐसे करना है एग्जाम, मेरे पास NaCl गिवन है और मेरे पास KCl गिवन है, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? सर KCl। Lattice energy can be calculated as तो इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? तो अपन कहेंगे अच्छा देखो, अब अगर इसमें कैलकुलेट करना है तो मैं पहले क्या सोचूंगा, इनमें चार्ज तो सेम, तो फिर चार्ज से तो बता नहीं सकता, मुझे रेडियस से बताना पड़ेगा। एनायन का साइज तो सेम, तो फिर मेरे पास सिर्फ डिफरेंस कैटायन के साइज का है। यस सर। जिसका साइज छोटा उसका लैटिस एनर्जी सर ज्यादा रहेगा सर, जिसका छोटा है। ये अपने पास पता चल गया है ना भाई। अपन ने कैसे किया, चार्ज तो सेम था इसलिए इसको तो भूल जाओ, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वही इसमें है, तो चार्ज से तो बता नहीं सकता। अब मुझे रेडियस से बताना है, तो Cl का साइज तो दोनों में एक जैसा है, मेरे पास सिर्फ डिफरेंस कैटायन के साइज का है, तो जिसमें कैटायन का साइज छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। सोडियम आयन छोटा होता है, बता दिया। अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बताओ तो अपन कहेंगे इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब इसमें ना एक और बात है कि जो चार्ज होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। अगर चार्ज डिफरेंट है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रेडियस। अगर इनमें अट्रैक्शन ज्यादा है ए और बी, इनमें अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो साइज से फर्क नहीं पड़ेगा, और अट्रैक्शन ज्यादा मतलब चार्ज ज्यादा है, और चार्ज अगर ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा ही होगा। तो अपन क्या करेंगे, चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग, तो अपन ऐसे लिख लेंगे चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। मतलब जब चार्ज सेम है तो ही साइज के बारे में सोचेंगे, अगर चार्ज डिफरेंट है तो फिर कुछ नहीं सोचना। मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट देन साइज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, रादर देन की उनके साइज पे। अगर चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा है, फिर तो बताने की जरूरत ही नहीं। ये लो हो गया, इस पे +2 चार्ज था, इस पे +1 चार्ज। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर क्या करें, किसका ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी? सर MgO का, क्योंकि उस पे इस पे भी +2 चार्ज है और इस पे भी -2 चार्ज है। इसमें एक में +1 चार्जेस थे जबकि इस पे -2 था। भाई ऑप्शन तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें चार्ज अलग अलग थे ना, तो ज्यादा चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी ये होगा। मैग्नीशियम। अब अगर मान लें मेरे पास ऐसे है, किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? तो अपन कहेंगे सर चार्ज तो सब में सेम है, साइज चेक कर लो। इसमें तो लिथियम भी छोटा है और फ्लोरीन भी छोटा है, वैसे लिथियम सब में एक जैसा है, तो जिसमें फ्लोरीन सब, इसमें एनाइन सबसे छोटा है, तो ये हो गया भाई। मेरे ख्याल से अपन को साइज कंपेयर करना आ गया, मतलब सीधा सीधा है, लैटिस एनर्जी है तो साइज को चेक करना है। अगर चार्ज डिफरेंट है तो,
अगर चार्ज डिफरेंट है तो फिर चार्ज को ही अपन डोमिनेट करेंगे, फैक्टर होगा। और अगर चार्ज सेम है तो अपन साइज को, दैट इज ठीक। अब एक क्वेश्चन, ठीक है, लैटिस एनर्जी तो अपन को पता है क्या होता है। अब अपन ने ऑलमोस्ट सारा सब कुछ पढ़ लिया, अब अपन को चेक करना है। मेरे पास क्वेश्चन है, अब इतने पार्ट में क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, तो अपन नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। यस सर। अब अगर मान लो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास एमजीओ है और मेरे पास जेड है, मैंने वैसे ही पूछ लिया, ज्यादा स्पेस था मैंने पूछ लिया। अब ये बात मैं तुमको बता रहा हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए, अभी थोड़ा जल्दी हो गया, वो स्पेस था ना, स्पेस दिखा तो सोचा चलो बच्चों से कुछ पूछ लेते हैं। अब फंसा दिया। मतलब आप अच्छा खासा मुझे दे रहे थे अब तक कि भाई ये -2 है, ये -2 है, ये +2 है, ये भी +2 है, चार्ज सेम है, साइज कंपेयर करना है, और आपने कहा साइज एक जैसा है। सर तो इक्वल टू हो जाएगा दोनों का लैटिस एंथैल्पी। हाँ वही तो बात है ना, इक्वल टू हो जाएगा। तो लैटिस एंथैल्पी दोनों का एक जैसा हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दोनों का एक जैसा हो जाएगा। तो अपन नियरली लिख लेंगे। बताना तो मुझे कुछ और भी था, ठीक है आगे बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मतलब अब मैं कंपेयर करूंगा एक जगह आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, तो उस कंपैरिजन में और मजा आएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, मुझे लगा कि बताना ठीक नहीं है। चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको लेटेस्ट एनर्जी चाहिए था बस, मुझे लेटेस्ट एनर्जी करनी है। अब अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, अपन कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ energy of right Al2O3 if we are given the enthalpy of formation, of formation of right Al2O3 is equal to x kilojoule per mole. अब मैं साइन नहीं लगा रहा, साइन अपन खुद लगा लेंगे, फॉर्मेशन Al2O3 का जो तारीख होता है, एंथैल्पी लिखोगे तो साइन तो लगाना पड़ेगा, ठीक है एक्स, क्योंकि फिर मुझे साइन भी बताना पड़ेगा, साइन बताऊंगा तो मेरा क्वेश्चन और बेकार हो जाएगा, इसलिए हटाया मैंने साइन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि साइन नहीं लगाऊंगा तो तुमसे साइन पूछूंगा ऑफ एयर, वाई लिख लेता हूँ, यूनिट सबके से, हीट ऑफ आयनाइजेशन Al3 प्लस Z किलोजूल पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 P किलोजूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ
of O2. That is equal to Q किलोजूल पर मीटर। और लेटिस एनर्जी मुझे कैलकुलेट करना है। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अब एक काम करो, बॉर्न एवर साइकिल बना लो। बॉर्न एवर साइकिल बना देता हूँ। अपन जो पता है, आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म Al2O3, और आपने एंथैल्पी, इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो x है, वो अपन को दे। पहले बना लेता हूँ, ये 3/2 चाहिए, ये 3/2 चाहिए, और ये ट्वाइस चाहिए। पहले मैं इसको सब्लिमाइज करूंगा, एल्यूमिनियम इन गैसियस स्टेट। और फिर मैं इसको एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट करूंगा। यहां मुझे 2 मोल्स करने होंगे, यहां भी मुझे 2 मोल्स करने होंगे। इसमें बॉन्ड एनर्जी यूज करूंगा, बॉन्ड डिसोसिएट करूंगा, मुझे 3 ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो 3/2 O2 लेगा इन गैसेस। उसके बाद में इसको 3O-2 बनाऊंगा, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके इधर चढ़ाऊंगा। आपने मुझे बताया था ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 बताया था आपने मुझे, ये डेल्टा H3 बताया था एंथैल्पी के फॉर्म में, और ये डेल्टा H4, और ये आपने डेल्टा H5 बताया था जो कि लेटिस एनर्जी, और यहाँ पर डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन बताया था जो कि अपन को x लिख सकते हैं। और आपने कहा था कि डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन जो है दैट इज इक्वल टू होता है डेल्टा H1 दैट इज सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H2 दैट इज आयनाइजेशन, डेल्टा H3 दैट इज बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा H4 दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और डेल्टा H5 दैट इज लैटिस एनर्जी। आपने मुझे लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, और मुझे वैल्यू साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो एनर्जी लिबरेट होता है, मतलब मुझे ये -x गिवन होगा एक्सोथर्मिक। सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब है ये y जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो जो एंथैल्पी में लिखोगे तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा, लेकिन मुझे एंथैल्पी में लिखूंगा तो, लेकिन ये मुझे किलोजूल पर मोल गिवन है, मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम को मुझे अगर सब्लिमाइज करना है तो y, लेकिन यहाँ मुझे 2 मोल सब्लिमाइज करने हैं, इसलिए मैंने 2 लिखा। सर हम लोग ने जो बॉन्ड नेबर साइकिल बनाया वहां पर जो डेल्टा H1 लिखा है उसकी जगह पर सीधा सीधा Y नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, लेकिन वो 1 मोल के लिए हो जाएगा ना, मुझे 2 मोल अगर करना है तो एनर्जी एक्सचेंज तो 2y लिखा तो। अच्छा, ये सब यूनिट जो गिवन है वो पर मोल पर मोल पर मोल सब पर मोल के गिवन है ना, किलोजूल पर मोल। अब पर मोल गिवन है तो अगर रिएक्शन में मोल्स चेंज होगा तो मुझे बताना पड़ेगा। आयनाइज भी मुझे 1 मोल को आयनाइज करूंगा तो मुझे Z एनर्जी मिलेगी, तो यहाँ तो मुझे 2 मोल को आयनाइज करना है तो 2Z। इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड एनर्जी अगर मुझे O2 के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे P किलो जूल्स चाहिए, तो 1 मोल को ब्रेक करने के लिए मुझे P किलो जूल्स चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 3/2 मोल्स है, कितना एनर्जी चाहिए, क्योंकि पर मोल इतना है ना, P इज पर मोल, और मुझे कितने मोल्स ऑफ O2 ब्रेक करने थे 3/2, तो मैंने 3/2 कर लिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ O2, तो इससे ये बनाने के लिए एक O2 बनाने के लिए
मतलब एक ऑक्सीजन अगर मेरे पास है उसको एक O2 बनाऊंगा तो जो एक O2 बनाने के लिए जो एनर्जी, अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा? सर एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक। सर एक्सोथर्मिक होगा ना। Highly endothermic तो because डेल्टा electron addition is always endothermic process. तो ये एंडोथर्मिक है, तो मुझे फ्री क्यू लिखना पड़ेगा। मुझे 3 ऑक्सीजन एटम और 3 -O2 बनाने हैं। डेल्टा चॉकलेट लो भाई, मिल गया मुझे डेल्टा चॉकलेट कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दो सारे x y z p q, मैं डेल्टा एच कैलकुलेट करके दैट इज सर आपने ये कैसे बताया कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? किसके लिए? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये आपने कैसे मतलब फाइंड किया? बताया ना मैंने कि हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक ही होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक ही होता है, बताया ना। So that is about the heat of formation, and this is how the ionic bonds are formed. So जब ions combine करेंगे to form a molecule, that is called lattice energy, and that is the energy involved in formation of. This is also ionic compound, aluminum oxide. Ions को combine किया करने, so it is a ionic compound. तो कैसे अपन को एनर्जी एक्सचेंज क्वेश्चन में गिवन होंगे और अपन को कैसे कैलकुलेट करना है वो पता चल गया। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। एक सेकंड सर, एक सेकंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड नो डाउट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो एक प्रॉपर्टी उनकी जो अपन को पढ़नी होगी वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इन वाटर आयनिक कंपाउंड्स, they are polar compounds, dissolves in water, in water. But some of the ionic compounds, some of the ionic compounds, ionic compounds are insoluble in water. In water, such as AgCl, Ag2Cl2, PbCl2, BaSO4 है, और भी लिख सकता हूँ मैं बहुत सारे। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट भी होगा, बिल्कुल होगा, एक्सेप्ट ionic compound are insoluble in water. So their solubility in water is एंडोथर्मिक, मतलब अपन हीट करेंगे तो ही वो वाटर में डिसॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एनर्जी इन्वॉल्व इन वाटर, इन्वॉल्व इन सॉल्युबिलिटी। एक्चुअली अगर हमें किसी कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी चेक करना है तो हमें डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन चेक करना होता है, और डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन होता है डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिख लो आप,
या लेटेस्ट एनर्जी भी लिख सकते हो। आप उसे लेटेस्ट एनर्जी भी लिख सकते हो, आयनाइजेशन ही लिख लो उसे, प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। ये लेटेस्ट एनर्जी है। इफ delta H of solution is negative, the compound is soluble in water. Soluble in water. In water. अगर delta H of सर solution is मतलब वो एनर्जी रिलीज करेगा। बिल्कुल, तो compound is insoluble. Soluble water में भी गड़बड़ हुआ, insoluble, तो अच्छे से लिखो soluble, insoluble in water। तो अपन कहेंगे पहले तो आप ये बताओ, लेटेस्ट एनर्जी तो मुझे पता है, the energy required to convert 1 mole of molecule in gaseous signs। मतलब मैं लेटेस्ट एनर्जी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी लेटेस्ट एनर्जी, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो NaCl बनाएंगे, एनर्जी यहाँ पर लिबरेट होगा। और जब इसे आपको पानी में डिसॉल्व करना है तो इसको इतनी एनर्जी दे दो तो गैसियस साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही अपन ने लिख दिया। यस सर। मतलब लेटेस्ट एनर्जी को मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। अगर x का वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ 500 है, तो मतलब जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन करते हैं तो 500 किलोजूल या 500 एनर्जी लिबरेट करती है। तो जब NaCl को ब्रेक करना है तो 500 एनर्जी देंगे तो वो गैसियस साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही आपने लिखा। ये तो अपन पहले से पढ़ते हैं। अगर किसी रिएक्शन में मान लो अपन ने एनर्जी दिया है टू कन्वर्ट इनटू दिस, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बनेगा और ये बनेगा, तो इतनी एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, रिवर्स रिएक्शन। तो अगर लेटेस्ट एनर्जी का डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखूं, ये वाला लिखूं या गैसियस आयन कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनते हैं वो लिखूं? तो ये भी तो आपने बताया डेल्टा एच ऑफ लेटेस्ट एनर्जी का, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू दिस। तो अपन कहेंगे अगर डेफिनेशन लिखना है तो अपन गैसियस आयन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल वाला डेफिनेशन लिखेंगे, और रिवर्स रिएक्शन में उतनी एनर्जी यूज होती है। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन मतलब मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये अपने लेटेस्ट एनर्जी की बात की है, एक ही बात है, मैंने यहाँ लेटेस्ट एनर्जी की बात की है, मैंने क्या होता है, इसलिए मैंने उसको आयनाइज लिख दिया था है कि आप NaCl है तो उसको कब आयनाइज करो ऐसे Cl माइनस आयन, तो इसलिए मैंने आयनाइज की बात की कि भाई आयनाइजेशन, तो लेटेस्ट एनर्जी लिख रहा था ताकि आप डेफिनेशन को मेरे गड़बड़ ना करो, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने आपको लेटेस्ट एनर्जी बताया कि व्हेन द गैसियस आयन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसको अपन लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, चाहे आप इधर से ये बनाओ या इधर से ये बनाओ, मैग्नीट्यूड तो वही रहने वाला है। अब अपन बात करते हैं हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन क्या होता है? द एनर्जी लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब क्या, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा क्या? हाँ, हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। द एनर्जी लिबरेटेड और इसमें रिक्वायर्ड इसलिए एंडोथर्मिक होता है। उधर लिखूंगा भी कि ये हमेशा एंडो होता है, ये हमेशा एक्सो होता है, ये हमेशा एंडो होता है, ये हमेशा एक्सो होता है।
तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकते हैं, ये बड़ा है या ये बड़ा है, वो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 1 mole of cations and anions, one mole of cations and anions partially attract the water molecule. Is called hydration. Of cations. चलो बना के देखते हैं इसको कैसे क्या लिखा हमने। ये है क्या हाइड्रेशन का समझे, क्योंकि हाइड्रेशन की जरूरत मुझे बहुत ज्यादा पड़ेगी, इसलिए मुझे उस वर्ड को ज्यादा क्लियरिटी से बताना होगा। लैटिस एनर्जी काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन हाइड्रेशन एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे जाओ। अब मान लेते हैं अपन एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास वाटर और इसमें मैंने NaCl डाल दिया, आयनाइज होंगे और फिर सोडियम आयन जो बनेगा वो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होगा उससे। सो द वाटर मॉलिक्यूल विल बी सराउंडेड बाय राइट ना, सराउंड्स द कैटायन एज वेल एज द एनायन। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो Na पॉजिटिव को सराउंड करेंगे और Cl नेगेटिव को भी सराउंड करेंगे। अभी वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो इस बॉन्ड में सिंस ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज जो इसमें ना पोलैरिटी की वजह से वो इसको अट्रैक्ट करता है। सोडियम डजंट रिएक्ट विद वाटर, सोडियम आयन डजंट रिएक्ट विद वाटर। अगर ये रिएक्ट करके ऐसे बना लेगा ना OH ले लेगा, वो ले ही नहीं सकता क्योंकि वाटर में तो सोडियम आयन डिसॉल्व होता है। ये दोनों कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, मतलब सोडियम कभी वाटर से रिएक्ट नहीं करता। सोडियम अगर रिएक्ट कर लेता तो वो NaOH नहीं बना लेता, तो सोडियम आयन क्या नेवर रिएक्ट विद वाटर, बट इट कैन बी अट्रैक्टेड बाय दिस। तो ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे और इसके डेल्टा नेगेटिव चार्ज को, वाटर का जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ये वाटर के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करेंगे, और ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल जो इसको सराउंड करेंगे ना वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा, क्योंकि अट्रैक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, उससे एनर्जी रिलीज होती है अट्रैक्शन से। तो जैसे इसका हाइड्रेशन होगा, इसी पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन को हाइड्रेशन कहते हैं। ये पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाय द कैटायंस एंड द एनायन इज कॉल्ड तो ये जो एनायन होगा ये वाटर के डेल्टा H प्लस आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो कैटायन भी हाइड्रेशन हो रहा है वाटर के ऑक्सीजन से और एनायन हाइड्रेशन हो रहा है वाटर के हाइड्रोजन से, क्योंकि वाटर के हाइड्रेशन हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, बाकी भी होगा। सो वी कैन राइट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब ये अट्रैक्शन है, सो अट्रैक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। सो इसमें डेल्टा H इज ऑलवेज डेल्टा H नेगेटिव। सो हाइड्रेशन जो होता है, इसलिए अपन कहते हैं हाइड्रेशन को डेफिनेशन में लिखा द पार्शियल अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाय द कैटायंस एंड एनायन। पार्शियल इसलिए लिखा क्योंकि वो पार्शियल बॉन्ड बना रहा है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना रहा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा।
तो अगर लैटिस एनर्जी में मान लो इसका वैल्यू ज्यादा है इससे, इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 3 है, तो 10 - 3 लिखूंगा तो 7 आएगा, मतलब एंडोथर्मिक हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल अपन ने लिखे ना जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, उसका रीजन यही है, उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो वाटर में इंसॉल्युबल होगा, क्योंकि ये ज्यादा होगा। तो इस केस में जो इधर सॉल्युबिलिटी है, इसमें हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। और इस केस में बिकॉज द लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये जो एंडोथर्मिक मॉलिक्यूल जिनका जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते ना यानी कंपाउंड, उसका एक ही रीजन होता है, उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन, इसलिए वो इंसॉल्युबल है। अब अपन एक एग्जांपल, सर पीछे वाला पेज। अब मैं आपको नोट्स सेंड नहीं करूंगा क्योंकि सब लोग नोट्स लिख रहे हैं, इसलिए नोट्स भेजने की जरूरत नहीं है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि नोट्स लिख रहे हो। सर मतलब वाटर मॉलिक्यूल से जो आयंस अट्रैक्ट होंगे उस वजह से मॉलिक्यूल अगर ब्रेक नहीं हो पाया तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल है, और अगर हाँ। ब्रेक हुआ आयंस में तो इसका मतलब सॉल्युबल है। चलो वो है तो अपन लिखेंगे दैट इज, एक एग्जांपल जैसे लिखा मैंने NaCl, इट्स सॉल्ट। मैं इसको गैसियस साइंस में कन्वर्ट कर देता हूं। और मेरे पास ये आया गैसियस साइंस है और इसका डेल्टा H मुझे दिखा। और फिर मैंने सोडियम आयन को और Cl- को पानी में डिजोल्व किया, मैंने एक्वस लिखा है, एक्वस। तो सोडियम या हाइड्रेशन वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन, और Cl- आयन का भी वाटर के साथ interaction। इसमें डेल्टा H लिखा है 179 किलो पर। एक्चुअली ये वैल्यू किलो कैलोरीज है, ये वैल्यू मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है। किलोजूल भी लिखेंगे तो मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यूनिट किलोजूल में एनर्जी काफी ज्यादा होती है। मैंने किलो कैलोरीज ले लिया। यू नो दैट हाउ टू कन्वर्ट 1 कैलोरीज इनटू किलोजूल्स, जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो पता है। यस सर। तो अब यूनिट याद भी रहा तो भी अपन को पता रहेगा ना कि हाँ सर आपने बता रखा था। आपने Cl+ क्या लिखा? ये एक्वस है, पानी। ओके सर। हाँ बोलो आदित्य। नहीं सर, मैं पूछ रहा था, मैं हो गया। NaCl ये सॉल्ट है, इसको एक्वस लिखा दैट इज पानी, ये लिखा। तो ये Na पॉजिटिव एक्वस बनेगा और Cl- एक्वस बनेगा। मुझे डेल्टा H3 जो आया वो इन दोनों का सम आ जाएगा, +1 किलो कैलोरीज पर। इसका डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन तो पॉजिटिव आ गया। नमक पानी में घुलता है क्या? हाँ सर, कंप्लीटली यस सर डिसॉल्व हो बोलता जाता है। है। तो वो एंडोथर्मिक क्यों आ रहा? सर क्योंकि उसको एनर्जी लगती है शायद। हाँ एनर्जी, नमक पानी में नहीं घुलता क्या? होता है सर डिसॉल्व। Solubility of NaCl in water is endothermic process.
लेकिन जब अपन नमक को पानी में डिजोल्व करते हैं ना, नमक डालोगे ना पानी में, इधर आके नमक बैठ जाएगा। अपन क्या करते हैं, सर तो स्पून से उसको उसको घुमाना पड़ता है। घुमाना पड़ता है। जब स्पून से घुमाओगे तो इतनी तो पोटेंशियल एनर्जी आई जाएगी ना, यस यस सर। इसलिए वो जब अपन घर में सब्जी बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, नमक को कब डालते हैं, जब सब्जी बॉइल बॉईल हो हो रहा रहा हो। बॉईल हो रहा होता है। यस ऐसा क्यों? क्योंकि NaCl का सॉल्युबिलिटी उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर कभी कभी अपन को ऐसा हुआ ना कि मतलब घर में मतलब हमने सब्जी बनाई और वो भूल गए नमक डालना, तो फिर अपन नमक डालते हैं। और नमक डालेंगे तो टेस्ट इज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू जब वो बॉईल हो रहा होता है और अपन उसे खाते हैं। क्योंकि जब बॉईल हो रहा होता है तो वो डिजोल्व हो जाता है, जब बॉईल नहीं होकर वो ठंडा हो गया, थोड़ा नमक हमने डाल के फिर खाया, तो फिर हमने NaCl प्योर खाया, हमने मतलब सॉल्युबल NaCl नहीं खाया। ठीक है, चलेगा। मतलब मुझे गिवन होना चाहिए सॉल्युबिलिटी, अगर डेल्टा H गिवन होगा तो मैं बता दूंगा कौन सॉल्युबल है कौन नहीं। मैं इसमें एक क्वेश्चन भी ऐसे लिख सकता हूं। The hydration energy of sodium ion and Cl minus ion. Sodium ion and the Cl minus ion are in the ratio 5:6. Calculate the hydration energy of sodium and chloride if the delta H of solution is 1 kilocalories per mole and delta H of ionization is 180 kilocalories. अब ये ना एग्जैक्ट वैल्यूज थे इसके, इसलिए मैंने इसी को लिखा। तो बताओ फिर आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। कैसे लिखूं? सर हेलो बोलना। हाँ सर वो एक स्टेटमेंट है ना सर, वो डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा H आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन, तो वो यूज कर सकते हैं पहले। बिल्कुल, तो अपन कहेंगे डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। ये सर मुझे क्वेश्चन एक बार वापस दिखा दो। ये 180 के बन है, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देयरफॉर डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू हो गया अपने पास कितना, 179 किलो कैलोरी पर मोल। मोल, ये तो हो गया। अब अपन को गिवन है कि भाई -179 किलो कैलोरीज पर मोल इजिकल टू क्या, 5x प्लस 11x ले लेते हैं, 5x प्लस 6x ले लेते हैं। सो अपने पास 11x आ गया, तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 5x बता देना सोडियम के लिए और 6x बता देना क्लोराइड के लिए। बोलो, ये लिखा तो था सामने, सब कुछ तो लिखा था। ये आपने दिया है, ये आपने दिया है, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इनका रेशियो मुझे गिवन है 5:6, तो टोटल 11 ले लेता हूँ और 11x इक्वल टू ले लेता हूँ 179। x का वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ, इसको 5x ले लूंगा, इसको 6x ले लूंगा, हो गया, खत्म हो गया।
हाँ ये हो गया। बताओ किसी को डाउट है तो। सर पिछला पेज दिखाइए ना एक बार। ठीक है, ये लो भाई अपना आंसर आ गया। ये पिछला पेज हो गया। हाँ सर, थैंक यू। मतलब इस टाइप से काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So this is about the ionic compound का solubility. Next we can write is electrical conductance. Ionic compound conduct electricity. In aqueous solution or in molten state. मतलब melted form में. That is called fused form है. Due to movement of ions. अपन ने हाइड्रेशन तो लिखा, बट थोड़े से अपन फैक्टर्स भी लिख सकते थे कि हाइड्रेशन ज्यादा कम हो सकता है। अगर कैटाइन छोटा होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, या चार्ज ज्यादा होगा तो भी हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अगर चार्ज इस पर ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। और अगर साइज छोटा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी, तो भी हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द आयन। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अगर चार्ज सेम है तो छोटा साइज होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, because hydration energy is nothing but the electrostatic attraction between the water molecule, that is a solvent molecule, and the ion. So Coulombic force of attraction, attraction of water molecule by the cations and ions. तो हाइड्रेशन एनर्जी है in hydration energy charge is more dominant factor than size. जैसे लेटिस एनर्जी में था, दोनों ही केस में लेटिस एनर्जी भी अपन ने ऐसे लिखा था, लेकिन उसमें आर था, इसमें आर स्क्वायर, क्योंकि ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द कैटायंस एंड आयंस। अगर मुझे ये पता है तो फिर मैं हाइड्रेशन आराम से देख सकता हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो होता है is inversely proportional to hydration. अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम आयन है और सीजियम आयन है।
तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन, सब पे चार्ज एक जैसा है, तो ये तो भूल जाएंगे। आर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, जिसका आर छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, और जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगा। जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से hydration and electrolytic conductance are inversely proportional. Hydration अपन को पता है क्या होता है। So this is about the, अब दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज जो होते हैं कि आयनिक कंपाउंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, वो सब सबको पता होता है। ये दोनों ही चीजें थी जो अपन को मोस्टली रिक्वायर्ड होंगे और इन्हीं से क्वेश्चन करेंगे। That is for this class. Next time अपन शुरू करेंगे